पाठ 6 पुत्री के नाम पत्र। तो यहाँ पर एक पत्र है जो पुत्री के नाम उनके पिता ने लिखा है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो तो मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। तो यहाँ पर प्रिय इंदिरा के नाम ये पत्र लिखा गया है। तो उनके पिताजी उनको बताते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ नहीं रहती तो तुम मसूरी में हो तो मैं तुम्हें यहाँ की बहुत दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें बताना चाहूँगा। पुराने ज़माने में शहरों और गाँवों में किस तरह के लोग रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। तो पुराने ज़माने में शहरों और गाँव में लोग कैसे रहते थे, जिसके बारे में वो बताते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत बड़े बड़े मकान और इमारतों से ये अब हमें मालूम होता है कि पहले लोग शहरों और गाँवों में कैसे रहा करते थे। कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस पुराने ज़माने का बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है। तो वो बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अभी भी हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे, कैसे वो लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। तो कुछ पुरानी किताबें हैं जिनसे हमें मालूम होता है, कुछ पुरानी तख्तियाँ हैं जिनकी लिखावट से हमें सब कुछ मालूम होता है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े मीनार और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में बड़े बड़े मंदिरों के खंडर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम सुएज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर न थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीरें देखी हैं। तो वो बताते हैं कि मिस्र में बहुत बड़ी बड़ी मीनारें मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें कुछ खंडर नजर आते हैं। तो तुमने उन्हें भी नहीं देखा है, लेकिन जब हम उस नहर से गुजर रहे थे तो वो हमसे बहुत देर थी, लेकिन उनकी तस्वीरें हमने आज भी देखी है। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्ट कार्ड मौजूद होंगे। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। तो स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को हम कहते हैं। इसका दिल डॉल बहुत बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई और इसका क्या मतलब है। तो कोई भी नहीं जानता कि ये मूर्ति किस लिए बनाई गई और इसका क्या इस्तेमाल है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी की समझ में यह नहीं आता कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। किसी आदमी के बारे में यह कहना कि वह स्फिंक्स की तरह है, इसका मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। उसे स्फिंक्स के नाम से क्यों जानते हैं सब लोग? क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं समझते। मीनारें भी बहुत लंबी चौड़ी हैं। दरअसल वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं। इन बादशाहों को फिरौन कहते हैं। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल या मसाले लगा दिए गए हों कि वह सड़ न सके। तो क्या है मम्मी किसे कहते हैं? किसी की उसको कहते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, उसकी जो लाश होती है उसको मम्मी कहते हैं। तो उसमें क्या कर देते हैं, वो कुछ तेल वगैरह लगा देते हैं जिससे उनकी लाशें सड़ न सके। फिर उनकी लाश को मम्मी बना दिया जाता था और उसे उन बड़े बड़े मीनारों में रख दिया जाता था। तो क्या करते थे, मीनारों में जो उन फिरौन की लाश होती थी उन पर तेल लगा लगा करके क्या था, उन मीनारों में रख दिया जाता था कि जिससे उनकी लाश में से कोई बदबू ना आए। लाशों के पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीजें और खाना रख दिया जाता था। लोगों का ख्याल था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें उन सब चीजों की आवश्यकता रहेगी। वे क्या करते थे, उन लाशों के आसपास सजावट के सामान, खाने पीने की बहुत सारी चीजें रख दिया करते थे। तो लोगों का ऐसा मानना था कि ये सब चीजें उनके पास इसलिए रखी जाती हैं कि मरने की बाद भी उन्हें इन सब चीजों की आवश्यकता होगी। 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक फिरौन की लाश पाई जिसका नाम तुतनखामुन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीजें रखी हुई मिली। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने एक मीनार के अंदर एक फिरौन की लाश पाई जिसका नाम क्या था,
खामे, और उसके पास उन्होंने बहुत सारी ऐसी कीमती चीजें देखी जो उनकी जरूरत के लिए वहां पर रखी हुई थी। उस जमाने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। मेरी डू नाम की झील खास तौर पर मशहूर थी। तो मेरी डू नाम की झील वहां पर बहुत ही मशहूर थी। तो उस जमाने में लोग खेतों की सिंचाई के लिए नहरों और झीलों का इस्तेमाल करते थे। इससे महसूस होता है कि पुराने जमाने के मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और वे कितनी तरक्की की थी। उन्होंने इन नहरों, झीलों और बड़े बड़े मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। तो ऐसा लगता है कि नहरों को, झीलों को, इन सभी बड़ी बड़ी मीनारों को बहुत बड़े बड़े इंजीनियरों ने बनाया होगा। केनिया या क्रेट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदरगाह से वेनिस जाते वक्त हम उस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में उस जमाने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नौसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडर अब तक मौजूद है। इस महल में गुसलखाने और पानी की नलें भी थी जिन्हें नादान लोग नए जमाने की निकली हुई चीज समझते हैं। तो क्या था कि उस जमाने में जो पानी की नलें वहां पर निकली हुई थी, तो वह क्या था कि नादान लोग वो जो थे उसे कोई नए जमाने की चीज समझते थे, उन्हें नहीं पता था कि ये नल है। इसके अलावा वहाँ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु व हाथी दांत के बारीक काम भी होते थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। इन्होंने खूब तरक्की की थी। तो उस टापू में लोग बड़े ही शांति से और बहुत खुशी के साथ रहते थे और उन्होंने धीरे धीरे बहुत तरक्की की थी। तुमने मिदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा जिसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि जिस चीज को वह छू लेता था वह सोना हो जाती थी। तो क्या था, वो कौन से मिदास बादशाह जो थे उनके बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत प्रसिद्ध थे कि जब वो किसी चीज को छू लेते थे तो वो सोना बन जाती थी। वह खाना न खा सकता था क्योंकि खाना भी सोने में बदल जाता था और सोना तो खाने की चीज नहीं। तो वो क्या था, वो बादशाह जो थे वो खाना भी नहीं खा सकते थे क्योंकि अगर वो खाना खाते तो वो खाना भी जो था उनका वो सोने में बदल जाता, इसीलिए वो खाना भी नहीं खाते थे। उसके लालच की उसे यह सजा दी गई थी। तो ये क्या था, उनका एक लालच था। तो उनका लालच क्या था, इतना ज्यादा था कि वो कुछ खा भी नहीं सकते थे। यह है तो मजेदार कहानी, लेकिन इसमें हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज नहीं है। तो क्या है कि सोना वैसे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ हमें ये पता चलता है कि सोना इतनी भी अच्छी और लाभदायक चीज नहीं है कि हमारे पेट को भर सके। तो हमें पेट भरने के लिए हमें खाने की ही जरूरत होती है। हम हर चीज पैसे से या कीमती चीजों से नहीं ले सकते। जितना लोग सोचते हैं क्रीट के सभी राजा मिदास कहलाते थे और यह कहानी इन्हीं में से किसी राजा की होगी। क्रीट की एक और कथा है जो शायद तुमने सुनी हो। वहाँ मोनोटार नाम का एक देव था जो आधा आदमी और आधा बैल था। कहा जाता है कि जवान आदमी और लड़कियां उसे खाने में दी जाती थी। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मजहब का ख्याल शुरू में किसी अनजानी चीज के डर से पैदा हुआ। तो क्या था, वहाँ की एक और कहानी थी जहाँ पर मोनाटो नाम का एक देव था जो आधा आदमी था और आधा बैल था और उसे खाने में क्या चाहिए था, उसे जवान आदमी और लड़कियां उसे खाने में दी जाती थी और इसके बारे में वो पहले से बता चुकी। लोगों की प्रकृति का कुछ ज्ञान न था, न उन बातों को समझते थे जो दुनिया में बराबर होती रहती थी, इसीलिए डर के मारे वे बहुत सी बेवकूफ़ी की बातें किया करते थे। ये बात बहुत संभव है कि लड़के और लड़कियों का यह बलिदान किसी देव को न किया जाता हो बल्कि वह केवल ख्याली देव हो, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसा देव कभी हुआ ही नहीं। तो क्या है कि यहाँ पर जो लेखक है वो ये कहते हैं कि वो मानते हैं कि ऐसा कोई देव हुआ ही नहीं, वो कोई ख्याली देव है क्योंकि वो उसे कोई भी देव नहीं समझते। लेकिन वहाँ के लोगों के दिमाग में क्या था, एक भ्रम था कि वो उनके कोई देव है, इसीलिए वो उसको ऐसी बलि चढ़ाते थे। उस पुराने जमाने में सारे संसार में मर्दों औरतों का फर्जी देवताओं के लिए बलिदान किया जाता था। तो उस पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, बहुत सारे आदमियों का, औरतों का ऐसे फर्जी देवताओं के लिए बलिदान कर देते थे जो कि देवता होते ही नहीं थे, लेकिन अपने आप को देवता बनाकर दुनिया के सामने प्रसिद्ध हो जाते थे। सबको कहते थे कि हम
देवता है और जिनके लिए बहुत सारे लोगों की बलि दी जाती थी। यही उनकी पूजा का ढंग था। मिस्र में लड़कियां नील नदी में डाल दी जाती थी। मिस्र में क्या होता था, लड़कियों को नील नदी में डाल दिया जाता था। लोगों का ख्याल था कि इससे पिता नील खुश होंगे। तो वहाँ के लोगों का यही मानना था कि इससे नील नदी के जो यानी नील को वो नील के पिता मानते थे, तो उन्हें लगता था कि नील के पिता उससे खुश होंगे, इसीलिए वहाँ पर क्या करते थे, लोग लड़कियों को नील में डाल देते थे। बड़ी खुशी की बात है कि अब आदमियों का बलिदान नहीं किया जाता। तो आज के समय में ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज के समय में किसी की भी कोई बलि नहीं दी जाती। हाँ, शायद दुनिया के किसी कोने में कभी कभी हो जाता हो, लेकिन अब भी ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता है। लेकिन आज भी एक प्रथा है कि आज भी क्या होता है, ईश्वर को खुश करने के लिए हम लोग जानवरों का बलिदान कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। किसी की पूजा करने का यह कितना अनोखा ढंग है। तो ये कोई अनोखा ढंग नहीं है। हमें किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए कभी किसी की बलि नहीं देनी चाहिए, ना किसी जानवर की और ना ही किसी इंसान की। तो हमें इस चीज़ को आगे रोकना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को ये पत्र लिखते हैं। तो पत्र के माध्यम से वो अपनी पुत्री को दुनिया के बारे में, दुनिया की समझ के बारे में बताना चाहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो बहुत ही अजनबी थी, हमारे लिए बहुत ही अद्भुत थी, तो उनके बारे में वो अपनी पुत्री को सब बताते हैं। तो आशा है कि आप सभी को उनकी ये बातें समझ आई होंगी कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में थी और कैसे लोग उन चीज़ों के साथ आगे बढ़े हैं। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।